रिया की माँ, आज दिल्ली से रामनाथ जी का फोन आया था। उन्होंने रिया के लिए बहुत ही अच्छा लड़का बताया है। दयाशंकर जी ने चहकते हुए कहा। सरिता जी रसोई से बाहर निकलकर आईं और उत्सुकता से पूछा, क्या करता है लड़का, कैसा है देखने में, नाम क्या है? सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगी? अरे सांस तो ले लो जरा, दयाशंकर जी ने हंसते हुए कहा। लड़का तो इंजीनियर है और नाम है अविनाश। बस मुझे एक चीज की चिंता है कि हम इतना दहेज कैसे दे पाएंगे। उन्होंने 15 लाख रुपए कैश बोले हैं। सरिता जी ने कहा कि पहले लड़का देख लें, कुंडली मिला लें, फिर देखते हैं। आखिर हमारी गुड़िया रिया से बढ़कर कुछ है क्या? कहीं न कहीं से इंतजाम कर ही लेंगे। वैसे भी मेरे पास थोड़े जेवर पड़े हैं, मैं इस बुढ़ापे में अब क्या करूंगी उनका। और जो आपने एफडी करा रखी थी हम दोनों के नाम से, उसे भी तुड़वा देंगे। बस हमारी गुड़िया खुश रहे, हमें और क्या चाहिए। जब रिया शाम को कॉलेज से लौट कर आई, तब उसके छोटे भाई ने उसे सारी बात बताई। रिया अपने पापा के पास गई और गुस्साते हुए बोली कि मुझे नहीं करनी ये शादी। मैं अभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या मैं आप लोगों को बोझ लगती हूँ, जो आप मुझे पराए घर भेज रहे हो? दयाशंकर जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मेरी गुड़िया, ऐसा सोचना भी मत। बेटी तो पराई होकर भी पराई नहीं होती। एक बेटी ही तो है जिसकी याद माँ बाप के मरते दम तक उसके साथ रहती है। बेटे तो भाग्य से होते हैं, पर बेटियां तो सौभाग्य से होती हैं। रिया अपने पापा के गले लग गई और बोली, बस अब रहने दीजिए, मुझे रुलाएंगे क्या? इसी तरह कुछ महीने बीत गए। रिया का बीटेक भी कंप्लीट हो गया। अविनाश अपने घर वालों के साथ रिया को देखने उसके घर आया। सभी को रिया बहुत पसंद आई। रिया और रिया के माता पिता को भी अविनाश अच्छा और सुलझा हुआ लगा। शादी की बात पक्की हो गई। शादी की डेट भी 6 महीने बाद की निकल आई। रिया के माता पिता और भाई दिन रात शादी की योजना बनाते रहते। जैसे तैसे करके दहेज की रकम भी जुटा ली गई थी। पर ये तो रिया ही जानती थी कि इस रकम को जुटाने के पीछे उसके घर वालों ने अपने कितने सपने कुर्बान किए हैं। रिया इस शादी से खुश तो थी, पर कहीं न कहीं दहेज वाली बात उसके मन में चुभ रही थी। वो अनमने मन से अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, ये दहेज क्यों मांगते हैं लोग? क्या बेटी होना कोई अभिशाप है? एक तरफ तो लड़की अपने सारे रिश्ते नाते, अपनी सारी यादों को दिल में समेटकर, अपने पिता के घर को छोड़कर किसी अनजान घर में अनजान लोगों के बीच जाती है, उस पर भी ऊपर से ये दहेज। पापा, मुझे समाज के इस प्रथा से तो शिकायत है ही, मुझे आपसे भी एक शिकायत है। दयाशंकर जी थोड़ा ठहरे, फिर बोले, क्या हुआ गुड़िया, मुझसे क्या शिकायत है? रिया ने कहा, जब मैं छोटी थी और खेल खेल में कहीं छिप जाती थी, तब तो आप जमीन आसमान एक कर देते थे, और आज आप मुझे किसी अनजान के हाथों में सौंप रहे हैं। पापा, आपको याद है जब मैं एक बार आंगन में आपके साथ खेल रही थी, तब मैंने आंगन में लगे हुए एक पेड़ को देखकर कहा था कि पापा, इसे यहाँ से हटाकर अपने बगीचे में लगा लेते हैं। तब आपने कहा था कि बेटी, ये 4 साल पुराना पेड़ है, इसका नई जगह नई मिट्टी में ढल पाना मुश्किल होगा। आज मैं आपसे पूछती हूँ पापा, एक पौधा और भी तो है आपके आंगन का जो 22 साल पुराना है, क्या वो नई जगह ढल पाएगा? दयाशंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। उनका गला रुंध गया। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, बेटी, जब तुमने मुझसे एक चिड़िया को देखकर कहा था कि पापा मुझे भी पंख चाहिए, मैं भी उड़ना चाहती हूँ, तब मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम तो बिना पंखों के ही एक दिन उड़कर परदेश चली जाओगी। बेटी, यही जीवन का सत्य है। माँ बाप चाह कर भी अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते। और बेटी, यह शक्ति सिर्फ एक औरत में ही होती है, जो खुद को नए माहौल में ढाल सकती है, अनजान लोगों को भी अपना बना सकती है, ताउम्र उनके लिए जीती है, एक माँ, एक बहन और एक पत्नी बनकर।
वो बेटियां ही तो होती हैं जिनके हाथों में अपने दोनों घरों की लाज होती है। यह कहते हुए दयाशंकर जी रो पड़े। उन्होंने रिया को अपने गले से लगा लिया। शादी का दिन आ चुका था। दरवाजे पर बारात खड़ी थी। सब बारातियों की आवभगत में लगे हुए थे। रिया शादी के लाल जोड़े में तैयार अपने कमरे में बैठी थी। वो अपने बचपन के खिलौनों को देख रही थी। तभी रिया के पापा ने आकर उससे कहा, चलो गुड़िया, जयमाल का समय हो गया है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। पर रिया के हाथों में उसके बचपन की गुड़िया देखकर वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, गुड़िया, तुम्हें पता है मुझ में और तुम में एक चीज़ कॉमन है। रिया ने कहा, कौन सी? उसके पापा ने कहा कि तुम्हें अपनी गुड़िया से बहुत प्यार है और मुझे अपनी गुड़िया से। रिया अपने पापा के गले लग गई। तभी दयाशंकर जी ने कहा, चलो गुड़िया, देर हो रही है। फिर वो दोनों नीचे आ गए। धीरे धीरे करके सारी रस्में पूरी हो गईं। अब रस्मों का सबसे कठोर समय आया, कन्यादान का समय, जिससे हर माता पिता को डर लगता है। जब पंडित ने उन्हें कन्यादान के लिए बुलाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके जिस्म से उनकी जान मांग रहा हो। वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि जिस नन्ही सी गुड़िया को अपने हाथों से खिलाया, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज कन्यादान करते समय उसी गुड़िया से अपना हाथ छुड़ाना पड़ेगा। पर रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं ना, ये सोचकर वो आगे बढ़े। रिया के माता पिता जब कन्यादान के लिए आए तब रिया अपने माता पिता को देखकर सोचने लगी कि इन्हें अपने आंसुओं से कितना लड़ना पड़ा होगा। जब कन्यादान पूरा होने के बाद माता पिता अपना हाथ हटाने लगे तब रिया बहुत रोने लगी और बोली, पापा, क्या आज से आपने सचमुच मुझको छोड़ दिया? रिया की बातें सुनकर दयाशंकर जी से रहा नहीं गया और वो रोने लगे। उस समय तो क्या लड़के वाले और क्या लड़की वाले, सभी की आंखों में आंसू थे। सरता जी ने दयाशंकर जी को संभाला और उन्हें वहां से ले गईं। सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। अब आया सबसे कठिन पल, विदाई का। रिया सबसे लिपट कर बहुत रो रही थी। आखिरकार उसके बचपन की यादों का घरौंदा जो छूट रहा था। रिया ने अपने भाई की तरफ देखा। वो कोने में खड़ा सुबक सुबक कर रो रहा था। उसे चुप कराने वाला भी कोई नहीं था। रिया अपने भाई के पास जाकर उसे चुप कराने लगी और बोली, तुम कहते थे ना कि जब मैं चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद भी नहीं करोगे। लो, अब मैं जा रही हूँ। उसका भाई रिया से लिपट कर बोला, नहीं दीदी, मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना। दोनों भाई बहन काफ़ी देर तक एक दूसरे को दिलासा देते रहे। सबसे मिलने के बाद रिया अपने पिता के पास गई। उसके पिता यहाँ वहाँ मुंह घुमा रहे थे। वो खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते थे। रिया उनसे लिपट कर बहुत रोई। सहसा उनकी भी रुलाई छूट गई और वह भी मेरी गुड़िया कहकर बहुत रोए। उसके बाद वो रिया को गाड़ी में बैठाने के लिए जा रहे थे। रिया सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई। वहीं पास में उसका पति अविनाश अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसके दोस्त ने कहा, अविनाश यार, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल चलकर बढ़िया सा खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ भैया, पनीर कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। यह कहकर वो खूब ठहाके लगाकर हंसने लगा। रिया ये सब सुन रही थी, पर उसे विश्वास था कि अविनाश इन सबको समझाएगा। लेकिन अचानक उसके कानों में अविनाश की आवाज़ पड़ी। वो कह रहा था, अरे हम लोग रास्ते में जब रुकेंगे तब तुम लोगों को जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आया, रोटियाँ तक गर्म नहीं थीं। अब तक तो रिया सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब उसने अपने होने वाले पति के मुंह से यह शब्द सुने तो जो रिया गाड़ी में बैठने जा रही थी वो वापस मुड़ी, गाड़ी के दरवाजे को जोर से बंद किया और घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। उसने अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, पापा, मैं इनके साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ। मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। यह शब्द उसने इतनी ज़ोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब उसके नज़दीक आ गए।
रिया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। मामला क्या था किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी रिया के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर रिया से पूछा, लेकिन बात क्या है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ? क्यों तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश भी हक्का बक्का रह गया। उसने रिया के पास आकर कहा कि अब तक तो सब सही था, अब तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आखिरी वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि तुम ससुराल जाने को मना कर रही हो? रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा था। रिया ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मेरे पापा ने अपने सपनों को मारकर हम दोनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं कि एक पिता के लिए एक बेटी क्या मायने रखती है। हो सकता है आप ये न समझें क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। आगे की कहानी के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें।